Hello everyone. Today we have Ritik Jain with us. He has secured AIR 117 in NIMSET 2024, and today we will be discussing about his preparation journey. So, hello Ritik. Let's start with a small introduction. हेलो भैया। भैया मेरा नाम ऋतिक जैन है। मैं इधर राजस्थान अजमेर से हूँ। मैंने निमसेट 2024 का एग्जामिनेशन दिया था एंड मैंने उसमें ऑल इंडिया रैंक 117 रैंक अचीव की थी। मेरा बैचलर्स मैंने मेरे यहाँ पे जयपुर से महाराजा कॉलेज से किया था, बीसीए। ओके, तो मतलब तुम जयपुर से हो? हाँ भैया, अजमेर से ऐसे मतलब जयपुर मैंने कॉलेज किया ओके, था। मैं अजमेर की इधर मतलब सरवाड़ एक गाँव है हमारा इधर। मैं उधर का प्रॉपर हूँ, सरवाड़। ओके। सो, लाइक तुम्हें निमसेट के बारे में कैसे पता चला? जैसे कि तुमने बताया, ये पहले तो ये बताओ कि ये तुम्हारा अपियरिंग है या फिर तुमने लाइक ड्रॉप लिया है? भैया मैंने इसे 2023 का भी एग्जाम दिया था जब मैं अपेयरिंग स्टूडेंट था। बट उस टाइम मेरा ऑल इंडिया रैंक 674 बना था। बट मुझे उस रैंक में कुछ अच्छा सा कॉलेज नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि 2024 में ड्रॉप लेके एक बार अटेम्प्ट दे देता हूँ। और तो मैंने इस साल तो ड्रॉप ईयर था मेरा, ऐसे। ओके, ओके। तो मतलब अभी तुमने ड्रॉप ईयर के में मतलब 2024 का एग्जाम दिया है। हाँ। तो बेसिकली लाइक तुम्हें निमसेट के बारे में कैसे पता चला? और लाइक जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि निमसेट एक बेटर ऑप्शन है? लाइक तुम बीसीए कर रहे थे, तो जो कि हम्म। मतलब अपने आप में ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस का फील्ड है। तो क्या वहाँ पे जॉब्स का इशू है, या फिर क्या ऐसा इशू है कि तुम्हें जब निमसेट के बारे में पता चला तो तुम्हें लगा कि हाँ मतलब एमसीए परस्यू करना चाहिए? तो भैया ऐसा था कि जब हम कॉलेज में थे ना, तो सेकेंड ईयर में मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा था। तो मेरे को ऐसा मेरे कॉलेज की जैसे कि इतना सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं था। और फिर ऐसा दिख रहा है कि अगर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेना है बीसी के बाद में, तो उसमें इतना ग्रोथ, इतना पैकेज, ये सब कुछ भी नहीं था। और इतना स्किल सेट लर्निंग के लिए भी नहीं बना था। फिर हमने सोचा कि ये ठीक है, हमें एमसी करना चाहिए। फिर हमने बहुत ऑनलाइन रिसर्च की, एमसी के कहाँ से करना चाहिए, कौन कौन से एंट्रेंस होते। तो मुझे उस टाइम पता चला था कि एनआईटी भी एमसीए कोर्स करवाती है, एग्जामिनेशन रहता है निमसेट। तो मुझे ऑनलाइन पता चला था ऐसे। तो लाइक जब तुमने मतलब सर्च किया, निमसेट के बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर किया, तो लाइक जैसे बीसीए में एक ये रहता है कि अ, जैसे अगर हम देखें जो निमसेट का पैटर्न है, तो उसमें मैथमेटिक्स आती है, एक अच्छे लेवल की मैथमेटिक्स आती है। मतलब जेई लेवल की तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ एक अच्छे लेवल की मैथमेटिक्स आती है। बीसीए करने के बाद थोड़ा सा मैथ्स से, देख तुमने इंटर में पीसीएम लिया था, ट्वेल्थ में। नहीं, नहीं भैया, मैंने इधर कॉमर्स इकोनॉमिक्स था मेरे पास। 10 के बाद मैंने सीधा अभी परसों किया था मैथ्स। ओके, सो लाइक कॉमर्स इकोनॉमिक्स लेने के बाद भी तुम्हें मतलब कैसे ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अगर तुमने निमसेट का देखा होगा, फिर तुमने बताया कि मैंने निमसेट के लिए थोड़ा सर्च वगैरह भी किया था, तो अगर तुमने थोड़ा बहुत भी निमसेट के एक बार सिलेबस देखा होगा, तो ठीक ठाक मैथ्स आती है उसमें। तो तुम्हें लाइक कैसे हम्म। कॉन्फिडेंस आया ये चीज़ कि हाँ मतलब मैं कॉमर्स साइड लेने के बाद भी इसमें कर सकता हूँ? भैया ऐसा था कि मुझे वो स्टार्टिंग से थोड़ा लॉजिक्स में इंटरेस्ट था। जैसे अपन जो क्वांट सब्जेक्ट कहते हैं ना, तो मुझे उसमें जो लॉजिक्स होते हैं ना, उसमें हमेशा इंटरेस्ट था। तो जब मैंने निमसेट का सिलेबस देखा था, तो उसमें क्या मेजरली सब मैथ्स, क्वांट, ये इसका 84% रहता था कि 60 मैथ्स का रहता था और 24% वेटेज ये क्वांट का और एप्टीट्यूड का रहता था। तो मुझे ऐसा एक बार स्टार्टिंग में तो डर तो जो लगा था कि यार नहीं कैसे करूंगा, क्योंकि मैंने मैथ्स 10 के बाद पढ़ी, मतलब 5 साल का ब्रेक हो गया था, 2 साल उसका और 2 साल कॉलेज का, 4 साल का ब्रेक था मेरे। तो मेरे को ऐसा थोड़ा टेंशन था। बट ऐसा था ना कि मुझे लॉजिक से इंटरेस्ट था, तो यही सोच के कर लिया था कि ठीक है यार, अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें चलेगा। और इंटरेस्ट था भैया, और थोड़ा कॉन्फिडेंस लाया, फैमिली सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, तो उससे वो चीज ले ली। फिर सोचा कि इससे अच्छी कोचिंग ले लूंगा, तो कोचिंग में क्या, अगर जितना भी मेरा बेसिक क्लियर नहीं है वो सब मेरा कोचिंग से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ऐसे देखा था ये सब। हाँ, तो हाँ। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि लाइक तुमने कॉमर्स के बाद जैसे तुमने बताया काफी सपोर्ट वगैरह, और तुमने मतलब काफी कुछ
सर्च वगैरह करके तुम्हें लगा कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगा। तो जैसे तुम अजमेर से हो, करेक्ट? अजमेर हाँ राजस्थान। भैया। हाँ। तो लाइक अजमेर से होने के बावजूद भी तुम्हें आईएनपीएस क्लासेस के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि आईएनपीएस क्लासेस तो लखनऊ में है। तो लाइक होपफुली तुमने ऑनलाइन क्लासेस भी करी होंगी। हाँ भैया, मैंने इधर ऑनलाइन क्लासेस भी की थी। तो लाइक आईएमपीएस के। तुम्हें हाँ, तो लाइक तुम्हें, मेरा क्वेश्चन ये था कि तुम्हें आईएनपीएस क्लासेस के बारे में कैसे पता चला? और लाइक ऑनलाइन क्लासेस और भी अदर इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करते हैं, तो तुमने आईएनपीएस क्लासेस ही क्यों चुना? और आईएनपीएस क्लासेस के बारे में कैसे पता चला, और तुम्हें क्या डिफरेंस लगा, क्या चीज यूनिक लगी कि तुम्हें लगा कि हाँ नहीं मैं मतलब, और क्योंकि तुम एक कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो, तो एक थोड़ा सा अंदर डर तो होगा ही होगा कि मुझे जो भी स्टार्ट करना है बेसिक से स्टार्ट करना है। तो किस तरीके से तुमने अपना एक माइंड मेकअप बनाया कि हाँ मुझे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, यहाँ से मुझे फ्रॉम द बेसिक्स टू द मतलब जो निम्नलिखित लेवल का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन मेरा हो जाएगा। तो तुम्हें किस कैसे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मतलब मुझे ये कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए? तो डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन करो कि क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज रहती है, और डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो भैया, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसा कॉमर्स इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा मैथ्स का ऐसा 10th के बाद कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ था। तो जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया निमसेट के बारे में, तो उसकी रिगार्डिंग फिर मैंने कोचिंग भी देखना उसी टाइम पे शुरू कर दिया था। मैंने उस टाइम शायद 3-4 कोचिंग देखी थी। तो मुझे उसमें आईएमपीएस का थोड़ा स्टैंड आउट लगा कि जैसे मैंने उसके रिव्यूज पढ़े थे ऑनलाइन, जितना गूगल पे, जितना क्योरा पे, इसके बारे में पढ़ा था। तो मैंने 2-3 कोचिंग में पहले भी बात की थी, पर जब मैंने आईएमपीएस में बात की तो मुझे थोड़ा एकदम सटल लग रहा था उनका। मैंने पूछा कि वो, मैं उनको बताया था कि मैं एकदम बेसिक से करना है मुझे, क्योंकि मेरा कॉमर्स इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड था। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं इसका, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हम इधर हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, हम यहाँ पे सब बेसिक से शुरू करते हैं, और तुम एग्जाम एंड तक देखोगे तो मतलब तुम्हारा कोर्स भी 2 या 3 बार रिवाइज हो जाता है। और मैंने अदर इंस्टीट्यूट में भी बात की थी, बट मुझे वो स्पार्क, वो स्टैंड आउट चीज नहीं मिल रही थी। तो मैंने इसलिए आईएमपीएस चूज किया, इसके रिव्यूज भी अच्छे थे। तो और ऐसे मैं ऐसा जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो मेरे लिए थोड़ा टफ डिसीजन था कि यार मुझे इंस्टीट्यूट परस्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जब मैंने आईएमपीएस में कोचिंग क्लासेस में बात की थी, तो उन्हें मेरी बहुत हेल्प की थी। उन्हें मेरा इनिशियल फेज में भी, मिड फेज में भी, और फाइनल जब फाइनल अटेम्प्ट देने वाला चांस होता है उस टाइम पे भी उन्हें मेरा बहुत सपोर्ट किया था। तो उस चीज के चक्कर में मैं अच्छा वर्क कर पाया, तभी मैं ये चीज डिलीवर कर पाया रैंक। ओके, सो लाइक जैसे कि तुमने बताया कि मतलब ऑनलाइन सर्च वगैरह करके ही तुम्हें इसके बारे में पता चला, और लाइक यूट्यूब वगैरह से तुम्हें थोड़ा और क्लियर हुआ कि कैसे कौन सा मतलब तुम्हें ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, कौन सा बेटर रहेगा। हाँ। ओके, सो मैंने लाइक ऐसे ऑनलाइन जस्ट हाँ बताओ। मैंने ऐसे अदर कोचिंग्स के भी, हम्म। जब मैंने उनसे बोला था कि क्या आप मेरे को ऐसे थोड़े फ्री डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप हमारा यूट्यूब चेक कर लीजिए, आप उस पर आपको दिख जाएगा। ये चीज मैंने सी माइंड के हम्म। साथ भी की थी, और ये चीज मेरे 2-3 इंस्टीट्यूट के साथ भी किया था। मैंने उनके सबके यूट्यूब लेक्चर देखे थे, बट वो यूट्यूब लेक्चर में इतना ऐसा लग नहीं रहा था कि यार, देखिए ऐसा होता है ना, तो कभी कभी हम फ्रेश बच्चे होते हैं, क्या टीचर से इंटरेक्शन हम्म। होता है, मतलब कैसे पढ़ाते हैं, कितना किस टीचर से इजीली कैच हो पाता है। वो चीज हम्म। मेरे नितिन हम्म। सर के साथ बैठी थी। तो मुझे इसलिए भी हम्म। आईएमपीएस का एक मेजर रीजन आता कि यार ठीक है, आईएमपीएस लेते हैं तो जब टीचर से कैच होने लग जाते हैं, तो फिर वो इजी चीज हो जाती है प्रिपरेशन करने में। हम्म। अच्छा, तो ऋतिक, जैसे कि तुम्हें कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो काफी ज्यादा बच्चों के ये भी डाउट्स रहते हैं कि क्या कॉमर्स तुमने तो कर लिया है, बट फिर भी एक ये डाउट रहता है कि क्या कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे निमसेट जैसे एग्जाम को क्लियर करके एक अच्छी एनआईटीज पा सकते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना और अपने व्यूज बताना कि मतलब जो जैसे कोई एक कॉमर्स का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो एक तरीके से तुम उसको समझा रहे हो, तो थोड़ा इस तरीके से एक्सप्लेन करना कि तुम बेसिकली उस कॉमर्स के बच्चे को समझा रहे हो, क्योंकि तुम एक कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो तुम ज्यादा बेटर समझ सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या उसके डाउट्स हैं, क्या उसको डर लग रहा है। हाँ। तो अ, जैसे मैं भैया कॉमर्स फील्ड से था, मेरा मैथ्स से बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं था। बट जब मैंने स्कोप देखी, ये सब चीजें देखी, तो मुझे लगा कि लाइफ में कुछ अप्रूवमेंट तो करना ही पड़ेगा। हम्म।
और जब अगर अपन बीसीए स्ट्रीम चूज करते हैं तो उसमें ऐसा रहता है, जब कोडिंग्स करते हैं तो उसमें थोड़ा लॉजिक्स वैसे भी रहता ही है। वो लॉजिक क्रिएट माइंड तो तुम्हारा होना ही चाहिए। तो वो चीज क्या होती है कि हम्म अगर कोई कॉमर्स वाला बच्चा होगा तो मैं ये बोलूंगा कि आप करो, आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। अगर वो पर्सन कभी भी सोचेगा ना कि यार मैं अगर कॉमर्स वाला और उसके पास पीसीएम वाला बच्चा है जिसने जेई का अटेम्प्ट दे रखा, उसके पास तो हमेशा अपर हैंड रहेगा, वो इजीली बिल्कुल क्रैक सही कर बात है। पाएगा। वो चीज होती है, पर इतना ऐसा नहीं होता कि वो चीज एग्जाम में डिलीवर करनी जरूरी है। अगर आपने अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रखा है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, अगर आपने अच्छे से मॉक दे रखे हैं, आपने अच्छे से रिवीजन कर रखा है, तो वो चीज एट द एंड ऑफ द, जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना, वो चीज मैटर ही नहीं करती कि कौन पीसीएम वाला बंदा है, किसने जेई का टाइम दिया, किसने नहीं दिया है। आप पेपर अपने आप से लड़ रहे हो, आप अपना पेपर खुद से दे रहे हो। हाँ, तो ओके, सो लाइक कॉमर्स के बच्चे भी एक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं इस चीज के लिए, और लाइक इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। एक एक प्रॉपर गाइडेंस और आपकी मेहनत से ये चीज अचीव की जा सकती है। हाँ, मैं यही कहना चाहता था कि अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, आप किसी आपको, अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो ना, तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि आप एक बार कोई भी अच्छी कोचिंग लो, आप उसकी किसी मेंटोर के गाइडेंस में पढ़ो। वो चीज आपको हम्म हमेशा बेनिफिशियल देगी। सेल्फ हम्म स्टडी होती है अच्छी है, पर क्या होता है जब अपन कॉमर्स फील्ड से होते हैं ना, तो अपन को पता नहीं रहता कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक का हम्म क्या हम्म वेटेज रहता है। तो एज अ हम्म समझ नहीं आता कॉमर्स वाले बच्चों को, जैसे मुझे भी नहीं समझ आता था अपने इनिशियल डेज में। बट क्या होता है जब अपन हम्म किसी मेंटोरशिप के अंदर पढ़ते हैं ना, तो अपन को इजी लगता है सब कुछ, कि अपन को पता रहता है कि हाँ इस वीक का ये शेड्यूल है, इस वीक का ये टारगेट है, अपन को यही स्ट्रॉन्ग करने जाना है। एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। पर स्टार्टिंग में तैयारी में ऐसे करो कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता ही नहीं। अगर आप सबको न्यूट्रल होकर सबसे अच्छे से पढ़ोगे ना, वो चीज आप अपने दिसंबर के बाद जनवरी से देखो आपके कौन कौन से वेटेज वाले चैप्टर्स है, उनको आप अच्छे से पढ़ने लगोगे ना, तब वो आपको क्लिक जल्दी करता है, इजी करता है आपको। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट बैकग्राउंड में भी हो, आपको बस आपका प्लानिंग अच्छे से करना पड़ता प्लानिंग इम्पोर्टेंट है, डेडिकेशन इम्पोर्टेंट है। और मतलब है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लाइक तुमने तो करके दिखाया, एक ऐसी रैंक अचीव करी है जो कि मतलब बहुत सारे मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे भी लाइक नहीं कर पाते हैं, तो एक एग्जाम्पल हमारे सामने ही है। तो थोड़ा सा तुम्हारे स्केड्यूल के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि तुमने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करी थी, तो तुम्हारा स्केड्यूल क्या रहता था थ्रू आउट द डे? जब जैसे वीकडेज, मतलब वीकडेज रहते थे मंडे टू फ्राइडे, उसमें ऐसा रहता है कि सुबह एक लेक्चर रहता था 8:30 से, वरना 10 बजे से एक लेक्चर रहता था। 10 से 11:30 तक एक लेक्चर रहता था, जिसमें आपको एकदम बेसिक पढ़ाया जाता था, जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है या फिर हर टॉपिक का बेसिक बेसिक पढ़ाया जाता था। फिर लंच टाइम लेके फिर एक शेड्यूल रहता था, नितिन सर की क्लास रहती थी दिन के टाइम में, शायद 1:30 बजे से 3 साढ़े 3 2 घंटे की क्लास होती थी। उसके बाद में एक ब्रेक होता था जिसके अंदर मैं अपना थोड़ा होमवर्क करता था, थोड़े नोट जो सर ने पढ़ाए थे वो रिव्यू करता था। फिर शाम की क्लास प्रिपेयर करके, और शाम की क्लास भी नितिन सर लेते थे, तो उसका भी फिर वही कि जैसे क्लास एंड की, आप अपना नोट्स चेक करो, आपने जो पॉइंट्स लिखे वो चेक करो। होमवर्क जो रहता था वो खाना खाने के बाद मैं शेड्यूल करता था, क्योंकि फिर लेट हो जाता था एक्चुअली, कि अब हमारे घर में सब जल्दी खाना खाते थे ना, तो वैसा फिर मम्मी को भी लेट होता था। हम लोग खा ये होमवर्क बाद में करते थे। और फिर जैसे मैं तो नाइट पर्सन था, मैं नाइट में जब पढ़ना ज्यादा प्रेफर करता था, तो मैं से नाइट में 2 3 बजे तक या 2 बजे तक पढ़ता था। और फिर सुबह वापस मॉर्निंग में 6 7 घंटे की स्लीप हो जाती थी मेरी। तो ऐसा मेरा शेड्यूल रहता था कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपका होमवर्क भी पूरा अच्छे से होना चाहिए, आपका रिविजन होना चाहिए, क्योंकि वही चीज इंपॉर्टेंट करती है कि आपने इस टॉपिक को कितनी बार कैसे सीखा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप क्वेश्चंस कितने लगा पाते हो एट द एंड ऑफ द डे। हम्म तो लाइक 2 क्लासेस रहती थी पर डे, अगर आप मतलब सारी की सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो? नहीं, वैसे सारी क्लास अटेंड, वैसे 4 क्लास होती थी पर डे हर रोज। अच्छा, एक ओके, 4 क्लासेस। मॉर्निंग, हाँ, मॉर्निंग नून इवनिंग नाइट, नाइट क्लास। तो उसमें अच्छा, मैं नाइट क्लास नहीं लेता ओके था क्योंकि उस टाइम पे मैं होमवर्क करता था। ओके ओके ओके, सो लाइक तुमने पहले तो अपना बेसिक से स्टार्ट किया होगा, तो बेसिक्स की क्लासेस तुमने क्या अलग से रहती हैं बेसिक्स की क्लासेस, या फिर एक जो मतलब होता है ना कि बैच स्टार्ट होता है तो वो बैच स्टार्टिंग में बेसिक्स की क्लास हो जाती है, ऐसे करके था?
कि या फिर आई बेसिक से एक अलग से बैच या स्केड्यूल करा जाता है कॉमर्स के बच्चों के लिए, या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा आइनटेस भी नहीं होता था। आइनटेस में आता था कि जैसे अगर नितिन सर भी पढ़ाते थे वो भी एकदम बेसिक से पढ़ाते थे, और जो मॉर्निंग और जो नाइट वाली क्लास रहती थी उसमें एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जाता था। आपको उसमें बेसिक क्वेश्चन, बेसिक प्रैक्टिस, अगर नितिन सर थोड़ा मिड से स्टार्ट करते, मतलब बेसिक मिड एडवांस पढ़ाते थे। और जो बाकी मॉर्निंग इवनिंग में क्लास होती थी उसमें आपको हर चीज पढ़ाई जाएगी, उसमें टाइमली पढ़ा जाता था। जैसे आप कॉमर्स स्टूडेंट के बच्चे हो या फिर आप कौन सी भी फील्ड के हो, आपने मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो आपको वो इजी इजी स्टेप बता के हर चीज सॉल्व करवाएंगे आपको उसी क्लास के अंदर। वो क्लास, बेसिक वाली क्लास बहुत बेनिफिशियल थी, जो मॉर्निंग वाली होती थी और जो नाइट वाली होती थी। उसको आपको एकदम बेसिक से स्क्रैच से पढ़ाते थे। और जब आप उस टॉपिक का थोड़ा बेस सीख जाते थे ना, तो फिर आप नितिन सर की वो क्लास लो, क्योंकि ऐसे ही सर शेड्यूल रखते थे कि एक बार बेसिक क्लास वो मॉर्निंग या नाइट में शिफ्ट हो जाए, उसके बाद वही चीज टॉपिक मैं अपनी मेन क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा। इससे फिर क्या होता था कि बच्चों को इजी जल्दी कैच होता था, क्योंकि वो चीज उन्होंने पहले भी पढ़ी होती है जस्ट एक दो वीक पहले, और वो अभी वापस पढ़ देते, वो चीज में उनको ज्यादा इंटरेस्ट भी लगता था और ज्यादा इजी लगने लग जाती थी। तो ये चीज बहुत बेनिफिशियल थी। कोई भी बेसिक से प्रिपरेशन स्टार्ट करे या फिर जिसके पास भी पीसीएम हो, उसके लिए भी हम्म। बहुत बेनिफिशियल क्लास है ये। मतलब हर हर कैटेगरी के बच्चों के लिए काफी ज्यादा फीजिबल था हाँ। क्लासेस, है ना? हाँ। ओके, सो अब हम थोड़ा स्टडी मटेरियल के बारे में बात करते हैं कि तुम्हें किस तरीके का, लाइक जैसे कि तुम ऑनलाइन क्लासेस थे, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करी थी, तो तुम्हें किस तरीके से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता था, और थोड़ा स्टडी मटेरियल के बारे में भी बताना। अ, मैंने स्टडी मटेरियल में आइनटेस का स्टडी मटेरियल होता था, मैंने उसको वो यूज किया था। अ, वो मैंने, जैसे जब मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी तो मैंने आईटीएस क्लासेस में बात की थी, उन्होंने मेरे को स्टडी मटेरियल यहाँ पे मेरे घर पे प्रोवाइड कर दिया था बाय कुरियर। तो वो स्टडी मटेरियल मेरे थ्रू आउट जर्नी वो ही काम आया, और वो स्टडी मटेरियल मोर देन इनफ था। एक स्टडी मटेरियल के लिए जैसे मैंने एक चीज और यूज की थी, जैसे जेई के पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस वाले शीट्स, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन तो सर नितिन सर की बुक्स में थे। और एट द एंड जैसे आप प्रिपरेशन के जाते जाते हो, जैसे आपका प्रिपरेशन एग्जाम क्लोज में आते हैं, एनटीएस वाले आपको और बेनिफिशियल स्टडी मटेरियल जैसे प्रोवाइड कराते हैं, जैसे उनकी शीट्स रहती है, जैसे उनकी बुकलेट्स भी लॉन्च होती है, बुकलेट्स लॉन्च होती है, उनकी पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस वाली बुक्स लॉन्च होती है। तो आप उनको पढ़ते जाओगे तो आपके लिए बहुत इजी पड़ता है। मैंने मेरा टोटली स्टडी मटेरियल आईएमपीएस का ही यूज किया था, उसके अंदर सब चीज क्लियर थी, बेसिक से एडवांस तक आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, आपको बस उसके अंदर प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल रहती थी। और आपको कुछ एडिशनल पढ़ना है तो आप नितिन कोचिंग वाले भी यही बोलते थे कि आपको आरडी शर्मा, अगर आपको एडिशनल, मतलब वो भी बोलते थे कि आप ना स्टडी मटेरियल मोर देन इनफ था, एंड वो चीज एक्चुअल में ट्रू है। वो स्टडी मटेरियल मोर देन हम्म। इनफ हो, आप उसकी प्रैक्टिस करते जाओ तो आप उस टॉपिक में और फ्लुएंट हो जाते हैं। ओके, तो लाइक मतलब अगर स्टडी मटेरियल अगर ठीक तरीके से फॉलो करें तो उतना ही मोर देन इनफ है कि किसी चीज को अचीव करने के लिए, मतलब इन सेट हाँ। एग्जाम को अचीव करने के लिए। हाँ, मतलब अगर आप ज्यादा स्टडी मटेरियल देखोगे कि चार चार स्टडी मटेरियल ज्यादा जगह देखोगे ना, वो आपको चीज कंफ्यूज करेगी। इससे रहता देना आप एक ही और जितना गाइडेंस में आपको जाओ। गाइड किया जाए, जितना आपसे बोला जाए। हाँ। हाँ, आप उस चीज को फॉलो करने की कोशिश करो। आप चार चीजें देखोगे, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे और आपका आपके अंदर ग्रोथ कुछ भी नहीं होगी। रहता देना आप एक ही स्टडी मटेरियल पे थोड़े टाइम के लिए स्टिक हो, आप उसको एक बार कंप्लीट करो, आप हम्म। कंप्लीट करने के बाद शिफ्ट करोगे हम्म। तो वो चीज ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप हर टाइम पे स्विच हम्म। करते रहोगे तो वो चीज बेनिफिशियल नहीं रहेगी एग्जाम प्रिपरेशन ओके के पॉइंट ऑफ ओके। व्यू से भी। हम्म। ओके, नाइस। तो लाइक अब थोड़ा सा प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट ने कितना ज़्यादा हेल्प किया, किस तरीके से स्केड्यूल होते थे। तो बेसिकली एक तरीके से तुम अपना एक पूरा एक्सपीरियंस बता दो प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट को लेकर के कि कैसे स्केड्यूल रहता था पहले से इससे स्टार्ट करना, उसके बाद फिर कैसे उसने हेल्प किया, कितना इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों को प्रैक्टिस मतलब देना, प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट को रेगुलरली देना, और ना देने से कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि आइनटेस का स्टडी मटेरियल मैं जब आइनटेस को ही फॉलो करता था, तो उसमें ऐसा रहता था कि आपके एकदम अर्ली शिफ्ट 8 से 9 के बीच में उनका वो आपको प्रैक्टिस शीट देते थे, वो आप बीपीपी सॉल्व करो। और उनका ऐसा था कि वो शीट सबसे पहले आती थी मॉर्निंग में, उसके बाद सारी क्लासेस होती थी।
और उसके बाद आपको ऐसा था कि हर वीक बेस पे आपका टॉपिक वाइज टेस्ट रहता था, और संडे संडे टू संडे हर वीक के आपको मॉक टेस्ट दिया जाता था, आपका फुल सिलेबस था। तो जैसे कि मैं अपना बात करूँ, जब मैं प्रिपरेशन करता था, जैसे मैं एकदम मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं एकदम ज़ीरो पे था। तो मुझे ऐसे बहुत डर लगता था कि यार मैं टेस्ट दूँगा, क्यों कम स्कोर आए तो मुझे कैसा लगेगा? मतलब लो फील ना कर लूँ, फिर वैसे बहुत सारे मन में डाउट्स आए थे। बट यही चीज़ थी कि आप टेस्ट दोगे तभी आप अपने आप को परख पाओगे, आप किस स्टेज पे किधर स्टैंड करते हो। तो वो टॉपिक वाइज़ टेस्ट मॉक टेस्ट से पहले देना बहुत ज़रूरी लगता था मुझे, कि अगर टॉपिक पे कमांड कर लिया, अगर वही उसी टॉपिक का कोई क्वेश्चन आता है मॉक के अंदर, तो आप उसको इज़िली अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके पास थॉट रहेगा। और मेरा जब मैं मॉक देता था, तो मेरा एक ही थॉट रहता था कि ये क्वेश्चन बने तो सबसे अच्छा, नहीं बने तो ये चीज़ आपके लिए ये उससे भी अच्छा, कि आपको अभी पता चल गया कि आपको कैसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और कैसे-कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। रेदर देन वो एग्ज़ाम में जाके वो चीज़ को फेस करना कि यार अरे शिट यार ऐसा कैसा क्वेश्चन आ गया। वो चीज़ मॉक में ही फेस कर लेना कि यार ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। मैंने जैसे मैंने मॉक की स्टार्ट की थी, जैसे 1000 नंबर का निमसेट का पेपर होता था। मेरा इनिशियली 200, 250, 150 ऐसा ही स्कोर था, जब मैं अपने स्टार्टिंग फेज़ में था। बट मैं इसे बहुत लो भी फ़ील किया था। मैंने अपनी क्लासेस में बात की थी, उन्होंने मुझे हेल्प किया कि आप फ़ोकस्ड रहो, आपके जो-जो टॉपिक्स हैं आप उस पे स्टिक रहो। आपके अपने प्रोसेस पे स्टिक रहो। तो ऐसे ही मैंने धीरे-धीरे किया, फिर मेरा स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ। कि शायद छोटा सा एक नेटवर्क इशू था। हाँ, तो ऋत्विक, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या तुम गाइड कर रहे थे? हाँ, तो भैया जैसे अपनी कन्वर्सेशन चल रही थी जैसे मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग में, तो मैं ये हम्म, कह रहा था कि जैसे मेरा मैं भी जब मॉक टेस्ट देता था, मुझे भी डर लगता था कि यार भैया जैसे मैं मॉक दूँ, जेनुइनली स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कम स्कोर आता है तो आपको डर भी लगता है कि आप एक तो नॉट कॉमर्स फील्ड से हो, आपने मैथमेटिक्स पढ़ नहीं रखी, फिर आपका लो स्कोर आ रहा है तो आप एग्ज़ाम में कैसे कम्पीट करोगे? ऐसे बहुत मन में थॉट्स आते थे। बट ये चीज़ थी कि आपको मॉक देना चाहिए। आप मॉक दोगे तभी आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड आउट हो रहे हो, कहाँ नहीं। इनिशियली मेरा स्कोर 150, 200, 250 ऐसे आता था। धीरे-धीरे टॉपिक पे कमांड लाते-लाते 400, 450 आया। पर उस चीज़ में भी ऐसा था कि जब मेरा इतना स्कोर आता था, तो उस टाइम पे मेरे नेगेटिव क्वेश्चन्स भी बहुत सारे होते थे। तो मुझे कंपनसेट करना मुझे समझ नहीं आता था कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करूँ, इतने सारे नेगेटिव हो रहे थे। तो ये चीज़ हमेशा स्टूडेंट के डाउट में आएगा कि नेगेटिव क्वेश्चंस कैसे अवॉइड करें, ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएँ? उसके लिए कि आपको जो आता है बस आप वो अटेम्प्ट करो। और मॉक तो इसके लिए होता है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए होता है ना, आप कैसे-कैसे एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे कि भैया मैं कह रहा था कि मॉक देना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता चल जाता है कि आप एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप रेदर देन एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप के सॉल्यूशन फेस करके, इससे अच्छा आप मॉक में ही फेस कर लो, कि आपको पता चल जाए कि यार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आप उनको यार ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मॉक दिया वो अच्छी बात है, लेकिन जो मॉक से एनालिसिस करके जो लर्निंग है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं भैया एक जैसे एक ट्रिक यूज़ करता था कि जैसे मैं मॉक देता था, तो मुझे जैसे मेरे से जो भी क्वेश्चन्स बने थे, मैं उनको देखता था, जो है ना नहीं दिखता था तब भी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने उनको एग्ज़ाम में सॉल्व करा था मॉक टेस्ट के टाइम पे। पर जो मुझसे क्वेश्चन नहीं बने, जो क्वेश्चन मेरे नेगेटिव है, उसके लिए मैं एक सेपरेट नोटबुक रखता था और मैं उस क्वेश्चन को उसी डे पे वापस सॉल्व करता था। तो क्वेश्चन डाल के पहले दिखता था क्या थॉट हो सकता है, क्या गलती हो सकती है, और ना मैं उस चीज़ को वापस देखे-देखे भी जैसे लर्न होता है, वैसे देख-देख के सॉल्यूशन के क्या-क्या स्टेप होते हैं, ऐसे कर-कर के मैं इसे सॉल्व करता था। कि एट द एंड जब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व किया तभी मुझे एग्ज़ाम में याद आएगा यार इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट ना देना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप अपने साथ ही लेके चल रहे हो। कि अगर आप मॉक ही नहीं दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन में कहाँ स्टैंड आउट करते हैं, क्या नहीं करते हो, आपकी क्या गलतियाँ होती है, आप पैनिक करते हो, आप पैनिक को कैसे सँभालते हो, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। 2023 के टाइम पे मेरे साथ ये चीज़ हुई थी कि मैं पैनिक किया था। फिर भी मैंने अपने आप को सँभाला, उस टाइम पे मेरा भी ऑल इंडिया रैंक 674 बना था। इस बार जब मैंने 2024 का एग्ज़ाम दिया था, मैं सोच के गया था कि यार इस बार पैनिक ही नहीं होना है इधर, एकदम जो चीज़ आती है, इतने मॉक दिए थे, इतने मौके दिए थे कि प्रैक्टिस इतनी हो गई थी कि टेंशन नहीं थी कि ईज़ी मौका है, हार्ड मौका है, एवरेज मौका है। जब आप क्लासेस में रहते हो, आपको तीनों टाइप के हर टाइप के मॉक मिलते हैं।
सरप्राइज मॉक भी होते हैं, कभी सरप्राइज क्वेश्चन, जैसे आपको पता चलना चाहिए आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, क्योंकि बच्चे, ऐसा होता है कि एग्जाम में सब बच्चे सबने पढ़ रखा होता है सब कुछ, बट क्या छोड़ना है, क्या लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, क्या टफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, वो चीज आप मॉक देते देखते ही आपको पता चलेगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है कौन सा नहीं। तो मॉक देना मस्ट है मेरे हिसाब से, तो अगर आपको जेन्युइनली आप इस कॉम्पिटिशन को फील करना चाहते हो, इस कॉम्पिटिशन को देना चाहते हो तो। तो लाइक काफी चीजें इम्पोर्टेंस रखती हैं, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, मॉक्स के। सो लाइक एक एग्जांपल हमारे सामने ही है कि किस तरीके से। अच्छा, तुम्हें एनआईटी कौन सा अलॉट हुआ है? मुझे एनआईटी अभी सूरत का अलॉट हुआ है। एनआईटी सूरत का। तो अगर हम रैंकिंग्स में देखें तो एक तरीके से सेकंड नंबर पे एनआईटी आता है आफ्टर एनआईटी ट्रिची, और इसके प्लेसमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो मतलब अगर हम कहा जाए तो एक तरीके से ये एक एग्जांपल सेट करता है कि किस तरीके से एक कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चा उठ करके एनआईटी सूरत का भी जा सकता है। तो ऋतिक, जैसे कि हमने तुम्हारे प्रिपरेशन जर्नी में तुम्हारी कोचिंग क्लास के बारे में बात किया, स्टडी मटेरियल्स के बारे में बात किया, मॉक टेस्ट के बारे में बात किया, अब एक ओवरव्यू मेरे को चाहिए तुम्हारा निम्से 2024 के एग्जाम को लेकर के, कि कैसा एग्जाम था ये एज कम्पेयर टू प्रीवियस कुछ सालों के एग्जाम। लाइक प्रीवियस के कुछ सालों के एग्जाम काफी मतलब मॉडरेट भी बोल सकते हैं या इजी लेवल के भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करने से आपकी एक अच्छी रैंक बन सकती है। मतलब क्वेश्चंस इतने ज्यादा ट्रिकी या घुमाव नहीं आते हैं। तो इस बार क्या था डिफरेंस? हाँ। भैया जब 2023 का पेपर देखे तो उसके अंदर बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन आए थे, और जब 2024 का पेपर देखे तो उसमें पीवाईक्यू एक या दो हार्डली आए होंगे, बाकी सब नए क्वेश्चन थे, कॉम्प्लेक्स टफ क्वेश्चन थे। तो ये मॉडरेट पेपर था, इजी भी नहीं कह सकते बट हार्ड भी नहीं। अगर आपने पेपर, आपने अगर प्रिपरेशन अच्छे से की है, अगर आप पैनिक नहीं होते एग्जाम में, अगर आप शांति से क्वेश्चन को देखो, आपको पता चल जाएगा आपको उस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है नहीं करना, तो आप उस हिसाब से देखो तो पेपर अच्छा लेवल का था। जिसने रैंक अचीव की, रैंक वही अचीव कर पाएगा जो एक्यूरेसी मेंटेन कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि पेपर के अंदर आप एकदम कूल माइंडसेट के साथ बैठो, क्योंकि आप ऐसा होगी कि आपको दो तीन क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो आउट ऑफ वो, जैसे शायद मेरे को जितना याद है एक दो शायद वेक्टर के ऐसे क्वेश्चन थे कि जो एकदम आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन थे। तो उस चीज के बारे में एग्जाम देते हुए उसके बारे में ना सोचना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। जैसे जब मैंने उसको एग्जाम देते हुए क्वेश्चंस को देखे तो मैं तो खुश हो गया था, चलो ठीक है कोई ऐसे क्वेश्चन थे जो शायद आउट ऑफ सिलेबस और शायद मुझे भी नहीं आता, तो मेरे जैसे कोई भी बच्चा हो, उसको भी नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज एकदम बोलते हैं ना ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स लेवल की होती है, वो उस लेवल की आई थी, एक दो क्वेश्चन फैक्टर थे। तो वो चीज आपको आपका पेपर में माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर जितना कामली पेपर दे पाओगे उतना अच्छा आपका रैंक बन सकता है, उतनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी जा सकती है। आपने जहाँ पैनिक किया तो आपका आपका सारा गेम बिगड़ जाएगा एग्जाम के टाइम वाला। मतलब अपनी प्रैक्टिस में अपने आप को इतना ज्यादा, प्रैक्टिस के टाइम पे इतना ज्यादा अपने आप को ट्रेन कर लेना है कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, मॉडरेट, इजी या हार्ड, आप पैनिक ना करो और एक तरीके से फेमिलियर रहो आप क्वेश्चन पेपर के, कि हाँ मतलब ऐसी चीजें हाँ मैंने भैया। पहले भी देख रखी हैं। हाँ वो शायद वो मॉक मॉक टेस्ट देते थे, उसका ही सब एडवांटेज था हमारे पास में, क्योंकि हमने बहुत मॉक हम्म, दिए थे। तो अगर आप मॉक हम्म, दोगे तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन से आप फैमिलियर हो सकते हो। वो यही चीज थी कि आप उस टाइम पे पैनिक नहीं करोगे, आप मॉक में पैनिक कर लोगे, बट वो जब अपना मेन एग्जाम होगा आपको उस टाइम पे पैनिक होने का चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सारे से हम्म, क्वेश्चन देखे होते थे। सो लाइक जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ऋतिक एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट एक नेशनल लेवल एग्जाम को क्रैक करके, जिसमें मैथमेटिक्स एक मेन पोर्शन है, तो कैसे एक नेशनल लेवल का एग्जाम क्रैक करके एक बहुत अच्छी एनआईटी में जाकर अब एमसीए परस्यू करेगा। तो बेसिकली ये एक एग्जाम्पल सेट है कि कुछ भी किया जा सकता है अगर हम ठीक से एक डेडिकेटेड वे में प्रैक्टिस करें। तो लाइक थैंक्स अलॉट ऋतिक।
आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर तुम कुछ कहना चाहो आने वाले स्टूडेंट्स लाइक 2025 के एस्पिरेंट्स को। मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि आप एकदम जम के मेहनत करो, पेपर कैसा आएगा वो उस टाइम पेपर पे छोड़ दो। आप अपनी प्रिपरेशन पे अच्छे से फोकस करो, और जो ड्रॉपर है उनके लिए स्पेशली ये चीज कहना चाहूंगा, ये जो चीज मैंने फील की थी, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको लगता है कि आप कर पाओगे, तभी आप ड्रॉप लो। क्योंकि आप जब कॉन्फिडेंट रहोगे ना, तो अपने पास कोई रूम ही नहीं कि आप अपने आप को मोटिवेट नहीं हो पाओगे, या फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा मार्क्स बहुत लिखे। ये होगा, और लाइक ये थोड़ा बहुत तो जर्नी का कुछ तो पार्ट है। खुद को भी थोड़ा बहुत तो खुद को भी कुछ करना पड़ता है। लाइक आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट तो कभी नहीं रह सकते कि हाँ नहीं मैं कर ही लूंगा। बट एक अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ ठीक है मैं मेहनत एटलीस्ट पूरी करूंगा। तो अगर हाँ आपको अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस है कि मैं पूरी अपनी 100% दूंगा, 100% अपनी मेहनत करूंगा, तो ऑब्वियसली आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि आप एग्जाम क्रैक करने के लिए एलिजिबल हो। हाँ, जैसे अब, हाँ यही चीज भैया मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आप, आपको अपनी डेडिकेशन पे 100% देना ही पड़ेगा। क्योंकि आप जब उस चीज को फेस करोगे, आप जब, जो ड्रॉपर हो या फिर जो रेगुलर स्टूडेंट हो, जो अपीयरिंग स्टूडेंट है, उस चीज के लिए ये रहेगा कि यार भैया मॉक में स्कोर में बहुत कम नंबर आते हैं। एग्जाम के पास में जाओगे मार्च में, मार्च टाइम, फेब टाइम में, जब सीयूटी के एग्जाम या फिर मॉक होंगे, तो आपको लगेगा यार नहीं मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं हुई है, मैं कैसे दूंगा, मेरा कैसे जाएगा पेपर। कोई चीज सोचनी ही नहीं है, आप अपने पे प्रेजेंट पे फोकस करो। अगर आपके मॉक को एनालिसिस करो, आपके अगर जिधर नंबर कम आ रहा है उस पर फोकस करो, वो सब्जेक्ट वो टॉपिक को कवर करने की कोशिश करो। और एग्जाम देना ही चाहिए, चाहे वो सीयूटी का हो या चाहे वो नेमसेट का हो या फिर एमएचसीईटी हो। अगर आप पेपर दोगे तभी आप उसी इन्वायरमेंट से फैमिलियर हो पाओगे। आप डायरेक्ट सोचो कि मैं डायरेक्ट नेमसेट पेपर कर दे के क्लियर कर दूंगा, और वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हो भी सकती है, होपफुली हो जाए सबके लिए। अगर नहीं हो तो, क्योंकि वो एग्जाम एग्जाम होता है ना, एग्जाम प्रेशर से पर फैमिलियर नहीं होते। क्योंकि एक मॉक टेस्ट का इन्वायरमेंट और एक रियल टाइम का एग्जाम का इन्वायरमेंट बहुत फर्क होता है। तो आप ट्राई हम्म। करो कि आप पेपर दो और अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, कॉन्फिडेंट रहो अपने आप पे। हम्म। ओके। थैंक्स अ लॉट ऋतिक, तुमने बहुत सारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को गाइड किया है। और लाइक जो भी हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल तुमने सेट किया है। तो लाइक आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक्स अगेन। बाय। थैंक यू भैया। बाय बाय।